तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। मींस ऑडिटर्स के पास जो थ्रेट्स होते हैं जब वो ऑडिट करते हैं तो किस किस थ्रेट्स को मुकाबला करना है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट। इसमें 5 थ्रेट्स है। फर्स्ट थ्रेट्स है आपके सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स, जहाँ पे ऑडिटर ने ऑडिट करने जा रहे हैं उस इंटिटी के साथ ऑडिटर्स का खुद का इंटरेस्ट हो सकता है, इसलिए हम इसको सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स बोलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसको पढ़ते हैं। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड्स को ये कब अराइज होते हैं जब ऑडिटर्स खुद यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसकी फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है ऑफ द क्लाइंट के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे एग्जांपल्स देख लीजिए कि डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्टली विद द क्लाइंट के साथ उसकी इंटरेस्ट होता है खुद का, इसलिए वो हो सकता है उसमें अनड्यू डिपेंडेंस हो ऑन अ क्लाइंट फीस के साथ। फीस जो रीजनेबल होना चाहिए उतना नहीं हो, कंसर्न अबाउट द लूजिंग इंगेजमेंट, अपनी इंगेजमेंट को लूज कर सकते हैं। तो खुद का इंटरेस्ट होना उसको हम सेल्फ इंटरेस्ट बोलते हैं। दूसरा है सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स। मतलब क्या? सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स का मतलब अपनी गलती को खुद रिव्यू करना। ये कब अराइज होते हैं? जब जो इंगेजमेंट टीम है यानी कि ऑडिटर्स, जो ऑडिट टीम है, ऑडिट करने के लिए जो पर्सन जाते हैं वो पहले उस इंटिटी का ऑडिट कर चुका होता है। मीन्स जैसे कि मेंबर्स यहाँ पे दिया, व्हेन द मेंबर्स ऑफ द ऑडिट टीम was previously a director or senior manager, okay, of the client, and instance where such threats come into play to the auditors having the recently been a directors और senior officer of the company। मतलब पहले ऑडिटर्स या उसके इंगेजमेंट टीम ने उस एंटिटी के रूप में डायरेक्टर रह चुके हैं या सीनियर पद पे कोई एम्प्लॉय रह चुके हैं और अब इस साल अब उसी फर्म की ऑडिट करने जा रहे हैं। तो क्या होगा? अपनी गलती को खुद से ढूंढेंगे, जो भी कमियां किया होगा। तो ये हमारा सेल्फ रिव्यू थ्रेड्स हो सकता है, इसकी कमी को छुपाया जा सकता है ऑडिटर्स के द्वारा, ओके। थर्ड आता है आपका एडवोकेसी थ्रेड्स। एडवोकेसी थ्रेड्स का मतलब कि ऑडिटर्स ने इतना प्रोमोट कर दिया अपनी क्लाइंट्स के बारे में कि ये है वो है, इतना बहुत अच्छा फर्म है। ये क्या कहते हैं? ऑडिटर्स ने प्रोमोट्स किया एंड प्रोमोट्स करता है क्लाइंट के ओपिनियन को, पीपल्स के लोगों को, पीपल्स के बीच में इनके फेथ को बढ़ाता है। किसके? वो अपनी क्लाइंट्स के फेथ को बढ़ाने की कोशिश करता है, राइट। मतलब क्या? ये जैसे कि ये एडवोकेट हो जाएगा इन द लिटिगेशन के एक्सपेंसेस के मामला में, थर्ड पार्टी डिस्प्यूट हो सकता है, राइट। एंड फोर्थ आता है आपका फेमिलियरिटी थ्रेड्स। फेमिलियरी मतलब अपने ही परिवार के कोई पर्सन ऐसा है जो उस कंपनी में क्या कर रहे हो, काम कर रहा हो, कोई सीनियर पद पे हो। तो यहाँ पे देख लो क्लोज रिलेटिव, ठीक है ना, क्लोज रिलेटिव ऑफ द ऑडिट टीम वर्किंग इन द सीनियर पोजीशन इन द क्लाइंट कंपनी, फॉर्मर पार्टनर ऑफ द ऑडिट फर्म बीइंग अ डायरेक्टर और सीनियर एम्प्लॉय हो सकता है। लॉन्ग एसोसिएशन बिटवीन अ स्पेसिफिक ऑडिटर्स एंड देयर स्पेसिफिक क्लाइंट, ओके। एक्सेप्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट गिफ्ट्स और हॉस्पिटेबिलिटी फ्रॉम द क्लाइंट कंपनी, डायरेक्टर्स और एम्प्लॉय। और इंटिमिडेशन थ्रेट्स का मतलब क्या? मीन्स ऑडिटर्स को धमकी मिल रहा है कि आपको मतलब रिमूव कर दिया जाएगा, प्रेशर डाल रहा है ऑडिटर्स के ऊपर। डिसप्रोपोर्शनेटली रिड्यूस वर्क इन रिस्पॉन्सेज, उसको जो काम है ऑडिटर्स के, जो उसकी इंडिपेंडेंसी है, उसके ऊपर धमकी मिल रहा है कि आप ऐसे अगर काम नहीं करोगे तो आपको रिमूव कर दिया जाएगा या आपकी जो है ऑडिट फ़ी कम किया जाएगा। इस तरह से उनके ऊपर दबाव दिया जा रहा है, ऑडिटर्स को दबाव देना, एक तरह से धमकी मिल रहा है ऑडिटर्स को। तो ये 5 प्रकार के थ्रेट्स हम लोग देखे हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे 5 प्रकार के क्या क्या हो गया? एक सेकंड फिर से इसको रिव्यू कर लेते हैं। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स, सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स, अपनी ही गलती को पुनः वापस देखना। पहले उस कंपनी में इंगेजमेंट टीम या ऑडिटर्स ने डायरेक्टर्स के रूप में या सीनियर एम्प्लॉय के रूप में उस क्लाइंट की उस फर्म में काम कर चुके हैं और अब फिर दोबारा उसी फर्म की ऑडिट करने जा रहे हैं। एडवोकेसी थ्रेट्स का मतलब हम क्लाइंट के बारे में प्रमोट्स कर दिए और फिर बाद में वही गलती को दोबारा दोहराना। तो यहाँ तीसरा फेमिलियरिटी थ्रेट्स और इंटिमिडेशन थ्रेट्स। इसको कैसे याद रखा जाए फ्रेंड्स? सॉरी, जैसे इसको आप एक इस ले में, जैसे कि हो गया S.SAIF, मतलब सेफ याद रख सकते हैं। सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स, ओके।
एडवोकेसी थ्रेड्स, इंटिमिडेशन थ्रेड्स और फैमिलिटी, ये पांचों आपका इस प्रकार से थ्रेड्स याद हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट टॉपिक, इस थ्रेड से हमें इंडिपेंडेंस होने के लिए क्या क्या सेफ गार्ड है, राइट। ये 5 प्रकार के थ्रेड्स होते हैं, इनसे बचने के लिए ऑडिटर्स को क्या करना चाहिए जो ताकि उसकी इंडिपेंडेंसी है वो सेफ गार्ड रहे, जो उसकी ऑब्जेक्टिव है, इंडिपेंडेंस है ऑडिटर्स की, जो क्या कहते हैं उसको, प्रोफेशनल एस्केप्टिज्म है, राइट। तो इन सबको कैसे सेफ रखा जाए, इसलिए यह सेफ गार्ड टू इंडिपेंडेंस। जो कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो हमें सेफ गार्ड रखेंगे, इंडिपेंडेंस को थ्रेड से बचा पाएंगे, वो चीज़ है यहाँ पे। क्या है, इस पॉइंट को हम लोग पढ़ते हैं कि द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिमेन इंडिपेंडेंट बाय टेकिंग इनटू अकाउंट्स द कॉन्टेक्स्ट इन विच दे प्रैक्टिस, ओके, द थ्रेड्स टू इंडिपेंडेंस एंड सेफ गार्ड अवेलेबल टू इंटिमिडेट द थ्रेड्स, राइट। फ्लोविंग्स आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स इन दिस रिगार्ड। फर्स्ट देखते हैं कि ऑडिटर्स की जो क्वालिटी होता है, फर्स्ट में कि कॉन्फिडेंस इन द क्वालिटी ऑफ द ऑडिट जो पब्लिक के पास रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसेंशियल्स डेट द ऑडिटर्स शुड ऑलवेज अपीयर टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटीज दे आर ऑडिटिंग। मतलब पब्लिक के पास ये कॉन्फिडेंस होता है क्वालिटीज़ को लेकर कि ऑडिटर्स की जो क्वालिटी है वो इम्पोर्टेंट रखता है। जब भी ऑडिटर्स हमेशा क्या करेगा, अपीयर होगा इंडिपेंडेंट तरीके से, तो उसके ऊपर ज़्यादा फेथ होगा उस ऑडिट्स रिपोर्ट के ऊपर, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर जिसका ऑडिट उस ऑडिटर्स ने किया है, राइट। अगर जब वह इंडिपेंडेंट अपीयर होंगे तब। दूसरा, इन केस ऑफ ऑडिट की फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आर इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल एस्केप्टिज्म विच नेसेसरी रिक्वायर द ऑडिटर्स टू बी इंडिपेंडेंट। एक सेकेंड, फिर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स इसमें 3 चीज़ बोला है, क्या क्या है की फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल एस्केप्टिज्म। इसको तो ऑडिटर्स को ध्यान में रखना ही है जब भी ऑडिट करने वह जा रहे हैं। इंडिपेंडेंट को रिक्वायरमेंट होता है ऑडिटर्स की, बहुत ज़रूरी है। विच नेसेसरी रिक्वायर द ऑडिटर्स टू बी इंडिपेंडेंट। ऑडिटर्स को इंडिपेंडेंट रहने के लिए 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन तीनों चीज़ से वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता है जहाँ पे वो ऑडिट कर रहा है। आने वाले ये प्रोफेशनल एस्केप्टिज्म को हम देखेंगे पूरी डिटेल्स में, ये नेक्स्ट ये नीचे दिख ही रहा है। चौथा, बिफोर टेकिंग एनी वर्क, ओके, तीसरा पॉइंट, बिफोर टेकिंग एनी वर्क, ऑडिटर काम को लेने से पहले ऑडिटर मस्ट कंसिस्टेंटली कंसीडर वेदर इट इज़ द इन्वॉल्व थ्रेड्स टू हिज इंडिपेंडेंस। मतलब काम को लेने से पहले ऑडिटर्स को ये सही तरीके से जांचना जरूरी है, कंसीडर करना जरूरी है कि उसमें कोई थ्रेड्स तो इन्वॉल्व नहीं है जो उसकी इंडिपेंडेंसी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, या इंडिपेंडेंसी थ्रेड्स तो नहीं है, राइट। जो हम पीछे पढ़े हैं वो 5 में से, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड्स, सेल्फ रिव्यू थ्रेड्स, एडवोकेसी और फैमिली और इंटिमिडेशन थ्रेड्स। मतलब इस 5 थ्रेड्स में से कोई तो इन्वॉल्व नहीं है, ये पहले चेक कर लेना। चौथा पॉइंट कहता है यस व्हेन सच थ्रेड्स एग्जिस्ट, ओके, ये अगर थ्रेड्स एग्जिस्ट है तो ऑडिटर शुड इधर या तो डिजिस्ट कर सकते हैं फ्रॉम द टास्क को स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं, या पुट इन प्लेस सेफ गार्ड डेट एलिमिनेट देम, या उसको अगर सेफ तरीके से अगर उसको हटा सकता है, एलिमिनेट कर सकता है, तो वो तरीका अपनाना चाहिए, राइट। और लास्ट पॉइंट, इफ़ द ऑडिटर इज अनएबल टू फुली इम्प्लीमेंट क्रेडिबल, ओके, अनएबल हो गया फुली इम्प्लीमेंट करने में, सो एडिक्यूट सेफ गार्ड, देन ही मस्ट नॉट एक्सेप्ट द वर्क, उसे उस कार्य को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। ये 5 पॉइंट्स था। सो सेफ गार्ड टू इंडिपेंडेंस हमारी इंडिपेंडेंस को इम्पोर्टेंट रखता है। एक ऑडिटर जब ऑडिट करने चाहता है तो उसे ये पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए, 5 पॉइंट्स, राइट, ओके। नेक्स्ट, ये प्रोफेशनल एस्केप्टिज्म। व्हाट इज प्रोफेशनल एस्केप्टिज्म? ये हमारा क्या कहता है प्रोफेशनल एस्केप्टिज्म, रेफर टू द एटीट्यूड, व्यवहार एटीट्यूड ऑडिटर्स का कैसा होना चाहिए, डेट इंक्लूड क्वेश्चनिंग माइंड, राइट, बीइंग अलर्ट टू कंडीशंस विच में इंडिकेट पॉसिबल मिस स्टेटमेंट ड्यू टू एरर और फ्रॉड, और क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए। अगर कोई कंडीशंस अराइज हो रहा है तो उसे देखना चाहिए कि वह इंडिकेट कर रहा, कोई कंडीशंस के ऊपर क्वेश्चंस अराइज करना चाहिए ऑडिटर्स को, और वहाँ पे हो सकता है इंडिकेट कर रहा हो, पॉसिबल हो मिस स्टेटमेंट फ्रॉड के कारण या एरर के कारण, इसलिए वहाँ पे क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहाँ पे ऑडिट एविडेंस को देखना
कि ये ऑडिट एविडेंस फुली तरीके से सही है या नहीं है, एक या दो तरीका वहाँ पे अपनाना, ऑडिट प्रोसीजर्स की तरीका को चेंज करके वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना, राइट। इसलिए ऑडिटर्स को पूरी की पूरी प्रोफेशनल एस्केप्टिज्म तरीका अपनाना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए कंडीशंस, कोई भी शर्त आए उसके सामने तो उसके क्वेश्चनिंग माइंड के हिसाब से ऐसा व्यवहार रहना चाहिए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर का, कि एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट इंगेजमेंट। ऑडिट इंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए और उसको कंटिन्यू रखने के लिए क्लाइंट के साथ कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए, या ऑडिट को एक्सेप्ट करने से पहले हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, या अगर ऑडिट पहली बार कर रहे हैं तो अगर दूसरी बार हो रहा है तो कंटिन्यू चल रहा है क्लाइंट के साथ, तो किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए उस इंगेजमेंट ऑडिट इंगेजमेंट को हम कंटिन्यू कर पाएंगे, राइट। इन सब चीज़ों को हम इस पॉइंट्स में कवर करेंगे। तो इसका चलते हैं SQC 1, राइट। SQC स्टैंडर्ड्स क्वालिटी कंट्रोल 1 रिक्वायर होती है जब भी, यानी एक मिनट, कि फर्म टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन बिफोर एक्सेप्टिंग एन इंगेजमेंट, ओके। इन्फॉर्मेशन सच एज द इन्फॉर्मेशन असिस्ट the engagement partner in determining whether the decisions regarding the acceptance and continuance of audit engagement are appropriate। मीन्स ऑडिट को एक्सेप्ट करने से पहले जो भी इन्फॉर्मेशन होता है एक ऑडिट फर्म को पहले ऑब्टेन करना चाहिए रिगार्डिंग अपनी ऑडिट फर्म के बारे में, उसके बाद क्लाइंट के मतलब एंटिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट में कि इंटीग्रिटी ऑफ द प्रिंसिपल ऑनर, ओके, की मैनेजमेंट का एंड TCWG का, दोज चार्ज विद गवर्नेंस ऑफ द एंटिटी के अंदर में जो प्रिंसिपल ऑनर है, ओके, की मैनेजमेंट है और TCWG का इंटीग्रिटी कैसा है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, ऑडिट इंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले दूसरा पॉइंट्स कि वेदर द इंगेजमेंट टीम, मतलब जो ऑडिट करने वाले पर्सन है हमारे फर्म के अंदर में, ऑडिटर्स टीम के अंदर में, इज कम्पेटेंट टू परफॉर्म, यानी कि ऑडिट परफॉर्म करने के योग्य है ऑडिट इंगेजमेंट, और ही हैज़ नेसेसरी कैपेबिलिटीज इंक्लूडिंग टाइम एंड रिसोर्सेज। मतलब ऑडिट फर्म को भी देखना चाहिए कि हमारे पास टाइम या रिसोर्सेज और जो मेरा इंगेजमेंट पार्टनर्स है उसके पास उसकी कैपेबिलिटीज़ है उस फर्म की ऑडिट करने के लिए। ये तो एक तो अपने बारे में देखना चाहिए और एक दूसरा एंटिटी के बारे में देखना चाहिए ऑडिट को एक्सेप्ट करने से पहले, राइट। तीसरा पॉइंट कि वेदर द फर्म एंड द इंगेजमेंट टीम कैन कंप्लाई विद द रिलेवेंट इथिकल रिक्वायरमेंट्स, ओके, यानी कि फर्म और इंगेजमेंट टीम दोनों कंप्लाई कर पा रहे हैं इथिकल रिक्वायरमेंट्स को। क्या था इथिकल रिक्वायरमेंट? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल एस्केप्टिज्म, ओके। इन सब चीज़ों को इंगेजमेंट टीम के साथ ये इथिकल रिक्वायरमेंट्स को रिक्वायरमेंट होना चाहिए, ठीक है, कंप्लाई करने के लिए। और पांचवा कि सिग्निफिकेंट मैटर्स, ओके, इंपॉर्टेंट जो भी मैटर्स है डैट हैव अराइज ड्यूरिंग द करेंट और प्रीवियस ऑडिट इंगेजमेंट, देयर इम्प्लीकेशंस फॉर कंटिन्यूइंग द रिलेशनशिप। अगर कोई सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइज हुआ है करेंट में या प्रीवियस ऑडिट इंगेजमेंट के साथ, उसके इम्प्लीकेशंस को सोल्यूशन करना और फिर उसको कंटिन्यू करना क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप को, राइट। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए जब भी एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट इंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले एक ऑडिट फर्म को इस पॉइंट को ध्यान में रखना चाहिए। इसके ऊपर एक क्वेश्चंस भी आ चुका है एग्जाम में, तो कृपया इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ चुके हैं, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका ह्यूमन रिसोर्सेज, ओके, कि ऑडिट टीम के अंदर में ह्यूमन रिसोर्स होता है उसको कैसे हैंडल करना चाहिए, उसके लिए भी पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स होता है, राइट। तो सब पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एड्रेस द फॉलोइंग पर्सन्स इशू, ओके। इसकी रिक्रूटमेंट कैसे किस पर्सन को रिक्रूटमेंट करें ताकि ऑडिट परफॉर्म बेस्ट तरीके से होना चाहिए। परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन देखना चाहिए, उस काम जो कर रहा है वो किस ढंग से कर रहा है, उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, कंपिटेंस क्या है, कैरियर डेवलपमेंट के बारे में, प्रमोशन के बारे में, कंपनसेशन के बारे में, और एस्टिमेशन ऑफ पर्सनल नीड, उसकी कुछ ज़रूरत है, पर्सनल नीड्स है, तो इन सब के बारे में ये ह्यूमन रिसोर्सेज, ओके। ओके, उसके बाद अगला है आपका इंगेजमेंट परफॉर्मेंस के बारे में। मतलब इंगेजमेंट टीम जो ऑडिट कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस किस प्रकार से है, उसकी पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स भी इस्टेब्लिशमेंट करने पड़ते हैं फर्म को, जो ऑडिट करने वाले फर्म है। उसके बाद उसका डिज़ाइन करना चाहिए, रूल एंड रेगुलेशन लगाना चाहिए, किस प्रकार से ऑडिट करना है, कितने समय में पूरा हो जाएगा, राइट। तो ये सब कैसे कंप्लीट कर पाएगा, तो थ्रू इट्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स
और रिटन, उसको रिटन में लिख करके रखना कि ऑडिट जो भी करेगा उसको लिख करके रखना, और उसको इलेक्ट्रॉनिक मैनुअल्स तरीके से, दोनों तरीके से रख सकते हैं। ओके, सो मैटर्स एड्रेस द इंक्लूड फ्लोइंग पॉइंट्स को कंसीडर करना चाहिए। फर्स्ट क्या है, हाउ इंगेजमेंट टीम आर ब्राइफेड ऑन द इंगेजमेंट टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ देयर वर्क। यानी कि सबसे पहले इंगेजमेंट टीम को ये समझना चाहिए कि आप उसके ऑब्जेक्टिव क्या है जो ऑब्टेन करना चाह रहे हैं, मतलब ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ देयर, वो उनके वर्क की ऑडिट करने के ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये समझना सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी एंड प्रोसेस फॉर कंप्लाइंग विथ अप्लीकेबल इंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। ओके, जो अप्लीकेबल इंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स है उसको अप्लाई करना चाहिए, उसको कंप्लाइंग करते हुए इस कार्य को करना चाहिए। प्रोसेस ऑफ इंगेजमेंट सुपरविजन्स, स्टाफ ट्रेनिंग एंड कोचिंग, इनको ध्यान में रखना चाहिए। ट्रेनिंग क्या है, कोचिंग, मेथड्स ऑफ रिव्यूइंग द वर्क परफॉर्म, सिग्निफिकेंट जजमेंट मेड एंड द फॉर्म्स ऑफ द रिपोर्ट बीइंग इशूड। ओके, और अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द वर्क परफॉर्म, जो वर्क कर रहे हैं, एंड टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द रिव्यू, और कीप ऑल पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स करेंट, उस सब का प्रोसेस करना है। तो ये इंगेजमेंट टीम का जो परफॉर्मेंस है इस सबको भी रिव्यू करना चाहिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट के दौरान, ठीक है ना। वो अपना कार्य सही तरीके से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या उसमें कमियां हो रहा है, लॉ एंड एप्लीकेशन के मतलब इंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स की अप्लाई हो रही है नहीं हो रहा है, उसकी वर्क परफॉर्मेंस को चेक करना, कितना किया है, कितना बाकी है, टाइम के विद इन टाइम के अंदर में होना चाहिए, राइट। इन सब चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। और लास्ट आता है आपका मॉनिटरिंग करना। मॉनिटरिंग मतलब देख रेख करना। सो इसके लिए भी फर्म को क्या करना चाहिए, पॉलिसी एंड प्रोसीजर को इस्टेब्लिशमेंट करना, डिजाइन करना चाहिए टू प्रोवाइड विद द रीजनेबल एश्योरेंस दैट द पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स रिलेटिंग टू द सिस्टम्स ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल आर रिलेवेंट, एडिक्यूट, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली एंड कंप्लाइड विद इन प्रैक्टिस, राइट। So, the purpose of the monitoring compliance with quality control policy and procedures is to provide an evaluation of, so professional standards, क्या adherence to professional standards and regulatory and legal requirements. Okay, बी पॉइंट कि वेदर द क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम हैज़ बीन अप्रोप्रिएटली डिजाइन, जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है वो डिज़ाइन अच्छे से किया गया अप्रोप्रिएटली तरीके से, एंड इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट भी हुआ है या नहीं हुआ है, ये सब मॉनिटरिंग करने का तरीका है। ओके, जो अपन सिस्टम दिए थे वो डिज़ाइन किया था, उसी को इम्प्लीमेंट किया गया है, वो इफेक्टिव है भी नहीं है, और वेदर द फर्म क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स have been appropriately applied so that report that are issued by the firm engagement partners are appropriate in the circumstances। जो फर्म ने क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी को इस्टेब्लिशमेंट और उसकी प्रोसीजर किया गया है वो अप्लाई हुआ, उसी के आधार पर तो रिपोर्ट इशू किया जाएगा फर्म के द्वारा और इंगेजमेंट पार्टनर के द्वारा। आर अप्रोप्रिएट इन दी सर्कमस्टांसेज, मतलब जिस फर्म के ऑडिट किया गया उनकी सर्कमस्टांसेज के अनुसार उस फर्म का जो ऑडिटर से रिपोर्ट होता है उसको इशू करना पड़ता है, तो उसकी हिसाब से किया जा रहा है नहीं कि, ये 3 पॉइंट्स इसमें ध्यान रखने वाली मॉनिटरिंग करते समय, राइट। उसके बाद फ्रेंड्स लास्ट 11th पॉइंट आता है प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट। ऑडिट को करने से पहले क्या कंडीशंस होना चाहिए, इसके ऊपर ऐसे 2-10 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।